अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और कैसे हैं नाजरीन, उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन इंशाअल्लाह आज की इस वीडियो में हम लोग दरख्शा किताब से चैप्टर नंबर 31 और चैप्टर नंबर 32 को पढ़ लेंगे। ठीक है नाजरीन, जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सबक है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत गज़ल है। क्या है? गज़ल। आज का जो सबक एक गज़ल है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। आप पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा, बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलेगा। ठीक है नाजरीन, लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा, आपको हर एक चीज़ बड़ी आसानी के साथ समझ में आ जाएगी। सबसे पहले हम लोग मुसन्निफ को पढ़ेंगे, फिर सबक को यानी गज़ल को हल कर लेंगे, फिर आखिर में हम लोग सवाल जवाब को बड़ी आसानी के साथ हल कर लेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग मुसन्निफ की तरफ बढ़ते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि ज़्यादातर सवालात मुसन्निफ के बारे ही में आता है। एग्जाम में ज़्यादातर सवालात किसके बारे में आता है? मुसन्निफ के बारे में। इसलिए सबसे पहले उनके बारे में जानना बेहद ज़रूरी होता है। तो आइए हम लोग सबसे पहले उन्हीं के बारे में जान लेते हैं। देख लीजिए, चैप्टर नंबर 31 गज़ल है और चैप्टर नंबर 32 गज़ल है। आज के वीडियो में दो चैप्टर को पढ़ने वाले। कितने? दो चैप्टर को। इसलिए क्योंकि ये दोनों चैप्टर की जो मुसन्निफ है एक ही शख्स है। कौन है? ये हसन नईम है। दोनों चैप्टर के लिखने वाले यही शख्स है, इसलिए दोनों चैप्टर को एक साथ पढ़ना ज़रूरी हो जाता है या फिर अच्छा रहेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं चैप्टर नंबर 21 चैप्टर नंबर 32 गज़ल। इसके मुसन्निफ देखते हैं। मुसन्निफ हसन नईम, पैदाइश 6 जनवरी 1934 को पटना में हुई थी। आगे देखते हैं। उनका असल नाम, इनका, ठीक है ना, मुसन्निफ साहब का असल नाम, उनका असल नाम सैयद हसन था। उनका सिलसिला-ए नसब हज़रत मखदूम के वास्ते से हज़रत अली तक पहुँचता है। ठीक है ना, सिलसिला नसब, नसब का मतलब ख़ानदानी सिलसिला, हज़रत मखदूम के वास्ते से हज़रत अली तक पहुँचता है। वह हिंदुस्तान के वजारत खारजा से वाबस्ता थे। आगे देखते हैं। गालिब इंस्टीट्यूट दिल्ली के वजीर भी रहे। उनके पहले उस्ताद फसीहुद्दीन बल्खी थे। ठीक है ना, ये मुसन्निफ साहब के पहले उस्ताद फसीहुद्दीन बल्खी थे। और भी बहुत सारे उस्ताद थे, जैसे बिस्मिल अजीम आबादी, मजहर अजीम आबादी और अहसन, यानी पहले उस्ताद ये थे। इनके अलावा और भी 2-3 उस्ताद थे। ठीक है ना, जमील मजहरी, अहसन है और 1-2 नाम है, देख लीजिए किताब में खोल करके, आपको बड़ी आसानी के साथ समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, तो सिर्फ इतना याद रख लेंगे तो काफ़ी हो जाएगा। आगे देखते हैं। हसन नईम ने क्लासिकी शायरी का गहरा मुताला किया था। वह गालिब और मोमिन से बहुत ज़्यादा मुतासिर थे। ठीक है ना, गालिब और मोमिन ये दोनों शायर हैं, इनसे बहुत ज़्यादा मुतासिर थे, यानी इनके तरह लिखना और पढ़ना और इनके तरह बनना चाहते थे। आगे देखते हैं। मुंबई के किसी कोने में 22 फरवरी 1951 को, 22 फरवरी 1991 को, ठीक है ना, 91 को इंतकाल हो गया था। उनका शेरी मजमुआ दबिस्तान है। क्या है? दबिस्तान। तो ये कुछ जानकारी थी मुसन्निफ साहब के बारे में जो आपके लिए बेहद ज़रूरी था, इसलिए आप एक मरतबा इसका स्क्रीनशॉट कीजिए, अच्छे से कॉपी में नोट कीजिएगा, फिर अच्छे से याद कर लीजिएगा, ताकि इंशाअल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल हो सके। ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए एक बार। अब आइए हम लोग सबक की शुरुआत करते हैं और मुसन्निफ क्या बोलते हैं, गज़ल की तरफ बढ़ लेते हैं। ठीक है नाज़रीन, देख लीजिए, यहाँ से आपका सबक शुरू हो जाता है ना। चैप्टर 29वां ये है और 30वां चैप्टर ये है। अगर मुसन्निफ साहब के बारे में जानना चाहते हैं तो यहाँ से आप जान सकते हैं। ठीक है ना, तो आइए आज के सबक की शुरुआत एक बहुत ही प्यारा शेर से करते हैं। ठीक है ना, मोहसिन साहब का शेर है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, आपको सुनेंगे इंशाअल्लाह बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। कहते हैं कि समुंदर अगर सारे शराब होते, सोचो कितने फसाद होते। गुनाह ना होते सिर्फ सवाब होते, सोचो कितने फसाद होते। किसी के दिल में क्या छुपा है ये तो रब ही जानता है। अगर ये बेनकाब होते तो सोचो कितने फसाद होते। उसकी नज़रें ना जान पाई अच्छाइयाँ हमारी मोहसिन, हम जो सच में ख़राब होते तो सोचो कितने फसाद होते। तो बहुत ही प्यारा शेर या फिर प्यारा गज़ल कह लीजिए था, तो मैंने सोचा आपको सुना देता, आपको पसंद आ जाए। अगर पसंद आया होगा तो हमारे वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलिएगा। क्यों कि ताकि हम आपके लिए रोज़ाना एक से एक वीडियो और अच्छे से अच्छे वीडियो लेकर के हाजिर हो सके। ठीक है, आइए हम लोग सबक की शुरुआत करते हैं। अगर आपके पास किताब है तो आप किताब खोल करके बैठ जाइए और एक एक लाइन पढ़ के हम आपको समझा देते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं गज़ल किसे कहते हैं।
तो नाजरीन, इससे पहले हम जो 2 वीडियो गज़ल के ऊपर बना चुके हैं, अगर गज़ल को आप अच्छे से समझना चाहते हैं तो पिछले वाला चैप्टर यानी चैप्टर 27-28वां चैप्टर खोल के देख लीजिएगा। हमने गज़ल की पूरी तफसील की है, पूरी तशरीह की है, बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही बिल्कुल खुलासा यानी एक एक करके समझाया है। यहाँ पे ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा आपका, थोड़ा वक्त लूँगा और थोड़ा सा बता दूँगा। अगर ज़्यादा समझना है तो आप वहाँ जा करके बड़ी आसानी के साथ समझ सकते हैं। चैप्टर नंबर 27 और 28वां चैप्टर में जाइएगा, बड़ी आसानी के साथ आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो थोड़ा सा समझ लेते हैं कि गज़ल किसे कहते हैं। गज़ल ये अरबी के कसीदे की तशबीब से माखूज़ है, यानी अरबी की ज़बान से आया है। तशबीब का ताल्लुक शबाब यानी जवानी से होता है या फिर जवानी के जज्बात से होता है। और गज़ल का पहला शेर मतला होता है और गज़ल का आखिरी शेर मक्ता होता है। इन गज़ल के पहले शेर को मतला कहा जाता है और आखिरी शेर को मक्ता कहा जाता है। और गज़ल का जो पहला शेर होता है आपस में हम काफ़िया होता है। क्या होता है? हम काफ़िया। और गज़ल में काफ़िया और रदीफ़ दोनों पाया जाता है, ठीक है ना। काफ़िया भी पाया जाता है और रदीफ़ भी पाया जाता है, ठीक है। इतना अगर समझ लिए हैं तो आप आइए सबक की शुरुआत करते हैं। चैप्टर नंबर 29 देख लीजिए, गज़ल 31 देख लीजिए, गज़ल नंबर 31 देख लीजिए। कह रहे क़ल्बो जामे हुस्न की गहराइयाँ रह जाएंगी, तू वह सूरज है तेरी परछाइयाँ रह जाएगी। तो ये देखिए गज़ल का पहला शेर है, उसको मतला कहा जाता है, ठीक है ना। आप देख लीजिए, क़ल्बो जामे हुस्न की गहराइयाँ रह जाएंगी और दूसरे क्या बोलते हैं शेर में, दूसरे मिसरे में देखिएगा, तू वह सूरज है तेरी परछाइयाँ रह जाएंगी। देखिए दोनों मिसरे में आ रहा ना, इसी को रदीफ़ बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रदीफ। इससे पहले देखिएगा गहराइयाँ परछाइयाँ आपस में मिल रहे हैं ना, गहराइयाँ परछाइयाँ, इसको हम काफिया बोला जाता है, ठीक है ना। रह जाएंगे ये रदीफ है और गहराइयाँ परछाइयाँ ये काफिया है। समझ में आ गया? तो आइए आप देखते हैं, शेर तर्जुमा करते हैं। कह रहे क़ल्बो जामे हुस्न की गहराइयाँ रह जाएंगी, तू वह सूरज है तेरी परछाइयाँ रह जाएगी। कह रहे कि यानी इंसान की जो खूबसूरती होती है ना, हमेशा दायमी नहीं होती है, यानी हमेशा रहने वाली चीज़ नहीं होती है। एक न एक दिन खूबसूरती ख़त्म हो जाती है। लेकिन जब इंसान की खूबसूरती ख़त्म हो जाती है तो उसके हुस्न की गहराइयाँ यानी उसकी परछाई रह जाती है। जिस तरह सूरज ढल जाता है, सूरज ख़त्म हो जाता है, उसकी परछाई नहीं रह जाती है। इसी तरह इंसान की खूबसूरती ख़त्म हो जाती है लेकिन उसकी गहराई रह जाती है कि वो इंसान बहुत ज़्यादा खूबसूरत था लेकिन अब नहीं है, ठीक है ना। उसको गहराइयाँ बोला जाता है। अब देखते हैं आगे। अहले दिल को याद सदियों आएगा मेरा जुनून, शोहरतें होंगी फना, रुसवाइयाँ रह जाएगी। कह रहे कि सदियों के बाद यानी सैकड़ों साल के बाद दिल वालों को मेरा दीवानापन याद आएगा। कौन कह रहा है? शायर कह रहा है, सैकड़ों साल के बाद दिल वालों को मेरा दीवानापन याद आएगा, लेकिन शोहरतें होंगी फना, यानी मेरी नेक नामी मिट जाएगी, ख़त्म हो जाएगी और मेरी बदनामियाँ रह जाएगी। यानी मैं जो मशहूर हुआ हूँ, मेरे अच्छाई उसकी वजह अच्छाई नहीं होगी बल्कि बुराई होगी, ठीक है ना। उसका आगे बात देखते हैं। गुफ्तगू तुझसे करेंगी मेरी गज़लें सुबह शाम, तेरी खलवत में मेरी तन्हाइयाँ रह जाएगी। करे कि मेरी गज़ल तुझसे सुबह शाम गुफ्तगू करेंगी, तेरी तन्हाई में मेरी तन्हाइयाँ रह जाएंगी। उसके बाद मैं निकल जाऊँगा अपनी जुस्तजू में एक दिन, बज़्मे यारा में ख़याले आराइयाँ रह जाएंगी, ठीक है ना। कह रहे कि मैं अपने मकसद की तलाश में, मैं अपने मकसद मतलब कामयाबी की तलाश में एक दिन निकल जाऊँगा दुनिया से, या फिर अपने मुल्क से कहीं चला जाऊंगा, निकल जाऊंगा। लेकिन जब मैं चले जाऊंगा तो मेरे दोस्तों की महफिल में, मेरे यारों की महफिल में बस मेरी याद रह जाएगी, मेरा तज़किरा रह जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए लास्ट वाला शेर है गज़ल का, इसको मक़ता कहा जाता है। करे दूर तक कोई ना होगा नगमा संजू में नईम, बस चमन में याद की पुरवाइयाँ रह जाएंगी, ठीक है ना। कह रहे कि मेरे चले जाने के बाद, मतलब मेरे गुजर जाने के बाद इस चमन में, शायद साहब कहते हैं मेरे गुजर जाने के बाद इस दुनिया में कोई दूर तक नगमा गाने वाला, नगमा कहने वाला कोई ना होगा, बस चमन की याद में, बस इस दुनिया में मेरी यादें रह जाएगी कि काश आज हसन नईम होता तो वो गज़ल हमें सुनाता, ठीक है। अब देखते हैं चैप्टर नंबर 32 को, ठीक है ना, ये वाला गज़ल को। कह रहे कि फसाना ए गम का कोई गम गुसार हो तो कहे, कहानी दिल की कोई दिल फिगार हो तो कहे। देखिए कितना प्यारा शेर है। फसाना ए गम का कोई गम गुसार हो तो कहे, कहानी दिल की कोई दिल फिगार हो तो कहे। कह रहे कि जब वक्त, माहौल, फ़ज़ा सब एक जैसा हो, या फिर कोई हम जैसा गम को समझने वाला गम का मारा हो, तब जा कर के हम उससे अपनी दिल की कहानी कह सकते हैं। यानी आप अपने दर्द दिल को या फिर दिल के दर्द को उसी से कह सकते हैं जो इंसान खुद उस दर्द से गुज़रा हो, जो इंसान खुद उस दर्द से गुज़रा हो। उस इंसान से अगर आप अपने दर्द की बातों को बयान करेंगे तब जा कर के वह इंसान आपके दर्द को अच्छे से समझ सकता है, ठीक है ना। इस शेर का मतलब ये हुआ।
अब आगे देखते हैं, देखिए ये प्यारा शेर है, देखिए ये कितना खूबसूरत शेर है। उसके बाद जो आ रहा है, कह रहे कि वहाँ यकी के खुद ही कहेंगे हरफे जुनू, यहाँ ये फिक्र फ़ज़ा साजगार हो तो कहे। कह रहे जब मैदान महशर कायम किया जाएगा, आखिरत का दिन होगा ना, वहाँ सबकी ज़बानें गवैया हो जाएगी, यानी सबकी ज़बानें खुद ब खुद बात करेगी, ठीक है। हम दुनिया में क्या किए नहीं किए हैं, हमारी ज़बान खुद ब खुद आखिरत में गवाही देगी अल्लाह के सामने। लेकिन उस वक्त भी शायर को ये फ़िक्र होगी कि फ़ज़ा साजगार हो, फ़ज़ा साजगार यानी माहौल साजगार हो, तब जा कर के हम कुछ कहे। यानी शायर बनना, ये इस शेर में ये कहना चाहते हैं कि शायर बनना इतना आसान नहीं है। आखिरत में सबकी ज़बानें बोलेगी खुद ब खुद, लेकिन शायर को वहाँ पर बेफिक्र होगी कि फ़ज़ा साजगार हो, तब जा कर के हम कुछ कहे। देखिए आगे कह रहे हैं, जुनू की कौन सी मंजिल में मिल रहा है सुकून, हमारी तरह कोई बेकरार हो तो कहे। कह रहे हैं कि दुनिया के किसी कोने में, दीवानों को दुनिया के किसी कोने में सुकून नहीं मिलता है, अगर हमारी तरह कोई बेकरार हो तब जा कर के हम उससे अपनी दिल की कहानी कहे। उसके बाद कह रहे कहीं फसाना ये हिजरा बह रबते ज़िक्र वफ़ा, किसी का अब ना तुम्हें इंतज़ार हो तो कहे। कह रहे कि अगर अपने महबूब से कहना चाहते हैं शायर साहब कि ए महबूब, अगर तुम्हें किसी के आने की उम्मीद ना हो तो हम अपने जुदाई की कहानी आपसे कहे, ठीक है ना। उसके बाद कह रहे हैं, इसमें छेड़ाना हमने फसाना ए शब गम, उनकी शाम भी कुछ सोगवार हो तो कहे। कह रहे कि हमने अपने महबूब से दर्दो गम वाली रात की बातें नहीं कही, दर्दो गम वाली रात की कहानी नहीं कही, इसलिए क्योंकि हम इंतज़ार में थे कि किसी शाम मेरा महबूब या फिर जिससे आप मोहब्बत करते हैं कि मेरा महबूबा उदास और गमगीन हो, तब जा कर के हम उसे गम की बातें बताएं, उसको समझ में आ जाए कि गम किसे कहा जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, वह मुस्कुराए के बरहम हुए गुजारिश पर, जो अपनी आंखों पे कुछ एतबार हो तो कहे। कह रहे कि वह मेरी बात तो मुस्कुरा या खुश हुए या नाराज़ हुए, मुझे कुछ पता नहीं, क्यों, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा ही नहीं, तो आपको कैसे कह सकते हैं। उसके बाद लास्ट वाला शेर है गज़ल का, इसको मक्ता कहा जाता है। देखिए, कहानी दौरे जुनू की कहे तो किससे नईम, जहाँ में हमसा कोई गम शियार हो तो कहे। कह रहे कि दौरे जुनू की कहानी यानी पागलपन की कहानी किससे कहे, कोई सुनने वाला नहीं है, जहाँ में कोई हम जैसा गम का मारा, हम जैसा गम का समझने वाला हो, तब जा कर के उससे अपने दिल की कहानी कहे, ठीक है ना, कहानी कहे। तो ये सबक, ये चैप्टर आप कहीं पे मुकम्मल हो जाता है। अब आइए बिला ताखिर हम लोग सवाल जवाब को हल कर लेते हैं बड़ी आसानी के साथ, ठीक है। देख लीजिए, यहाँ से आपका मुख्तसर तरीन सवाल शुरू हो जाता है, ठीक है ना। पहला सवाल करें, हसन नाइम की पैदाइश कहाँ हुई थी, ठीक है ना। देखिए, हसन नाइम की पैदाइश 6 जनवरी 1934 को पटना में हुई थी। कहाँ पे? पटना में। हसन नाइम का इंतकाल कब हुआ था? देख लीजिए, 22 फरवरी 1991 को इंतकाल हो गया था, ठीक है ना। तीसरा सवाल करें, हसन नाइम किस मुलाजिमत से मुस्ताफ़ा हुए? देख लीजिए, गालिब इंस्टीट्यूट दिल्ली के वजीर भी थे, ठीक है ना, और इसी से, ठीक है ना, और इसी ओहदे से वो क्या हो गए थे? मुस्ताफ़ा, यानी छोड़ दिए थे। उसके बाद कह रहे कि हसन नाइम किस इरादा में, नहीं, यहाँ पे देख लीजिए, ये बता सवाल नंबर 3 का, हसन नईम किस मुलाजमत से मुस्ताफ़ा हुए थे? वह हिंदुस्तान के वजारत खारजा से वाबस्ता थे। किसके? वह हिंदुस्तान के वजारत खारजा से वाबस्ता थे, और इसी ओहदे से क्या हुए थे? सुबुकदोश हो गए थे, ठीक है ना, वजारत खारजा से मुस्ताफ़ा हो गए थे। अब चौथा सवाल करें, हसन नईम किस इदारा में डायरेक्टर के ओहदे पर मामून रहे? तो यहाँ पे देख लीजिए, गालिब इंस्टीट्यूट दिल्ली के वजीर भी रहे थे, गालिब इंस्टीट्यूट दिल्ली के वजीर भी रहे थे, ठीक है ना, इसी के। उसके बाद मुख्तसर सवालात करें, हसन नाइम की गज़ल गोई की खुसूसियात बयान कीजिए। तो लिख लीजिए, हसन नाइम की गज़ल गोई बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती थी। हसन नाइम तकलीद पसंद नाते, वो खुद से अपना लिखना पसंद करते थे। उनके पहले उस्ताद का नाम फसीहुद्दीन बल्खी था, यानी बहुत सारे लोग उससे सीखे, लेकिन सीख करके वो अपने से मतलब अपनी तरफ से कुछ अच्छा लिखना चाहते थे, वो दूसरों की तरफ बनना नहीं चाहते थे। वो ये चाहते थे कि हम अपना कुछ एक नया अंदाज़ पैदा करें, ठीक है ना। तो इस तरह से आप बयान कर दीजिएगा। उसके बाद सवाल नंबर 2 कह रहे हैं कि इन अशार की तशरीह कीजिए, क़ल्ब व जाम हुस्न की गहराइयाँ रह जाएगी, तो वह सूरज है तेरी परछाइयाँ रह जाएगी। करें कि इंसान की खूबसूरती हमेशा रहने वाली चीज़ नहीं है, एक ना एक दिन ख़त्म हो जाएगी, लेकिन जब खूबसूरती ख़त्म हो जाती है तो उसकी हुस्न की गहराइयाँ रह जाती है। फसाना गम का कोई गम गुसार हो तो कहे, कहानी दिल की कोई दिल फिगार हो तो कहे। कहीं कोई गम का मारा, गम का समझने वाला हो तो तब जा कर के उससे आप अपने दिल की कहानी कह सकते हैं, ठीक है। वरना हर किसी
से आप अपने दिल की कहानी कहेंगे, दिल का दर्द बयान करेंगे, वो आपका मजाक उड़ाएगा, आपके जख्मों पर नमक छिड़केगा। ठीक है नाज़रीन, तो इस सबक आपका यहीं पे मुकम्मल हो जाता है। नाज़रीन आपसे छोटा सा प्यारा सा रिक्वेस्ट, आपको यह सबक थोड़ा सा ही पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलिएगा, ताकि हम आपके लिए रोजाना एक से नया बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो लेकर के हाजिर हो सके। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फिर किसी नए वीडियो में हम लोगों की मुलाकात होगी। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।